अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है और आप देख रहे हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 2। मेरी पूरी कोशिश है कि ये लेक्चर लेंथी ना हो और आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि MCQs जो आते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स जो पेपर में बनकर आती हैं और क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ और इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम यहाँ पर स्टार्ट करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन इन्होंने नेम ही लेक्चर का हमारा दिया है। ओरल कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? ओरल कम्युनिकेशन बातचीत है, यानी कि ज़ुबानी आप किसी से बात कर रहे हैं। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन बातचीत को कहते हैं, किसी से बात करना। ओरल आप किसी से बात कर रहे हैं, बातचीत ज़ुबानी बातचीत को हम कहेंगे ओरल कम्युनिकेशन। यहाँ पर टाइप्स आ जाएंगी इसकी आउटलाइंस अगर हम देख लें। टाइप्स ऑफ दी ओरल कम्युनिकेशन है, एग्जाम है इसकी ओरल कम्युनिकेशन की। मोड्स ऑफ डिलीवरी एंड एक्सटेम्पोर है, ये इसकी आगे एग्ज़ाम आ जाएंगी, जो इनको हम फर्दर इसको एक्सप्लेनेशन के साथ हम इनको रीड आउट करेंगे। तो इसमें जो से ये मोड्स इन्होंने दिए हुए हैं ये इसमें इंपॉर्टेंट है एंड मैं साथ में इसको हाईलाइट भी कर रही हूँ। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो ओरल प्रेजेंटेशन इन्होंने दी हुई है ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से MCQs भी बनकर हमारे आ जाते हैं। ओरल कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? ओरल प्रेजेंटेशन क्या है? अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सप्लिक्ट एंड इम्प्लिक्ट पर्पज एंड डिलीवरी सिचुएशंस। अब फॉर्मल, अब आपको मैं यहाँ पर बता दी जाऊँ फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। अब ओरल प्रेजेंटेशन, अब आपको ये तो पता चल गया ना कि ज़ुबानी बातचीत है। अब यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल में अब आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए। फॉर्मल क्या चीज़ है? फॉर्मल होता है जैसे कि अब हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं, कोई बॉस है हमारे सामने, उनके सामने हम जो बात कर रहे हैं वो हम आप कहकर बात करते हैं, ये फॉर्मल लैंग्वेज होती है। लेकिन जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें हम जैसे फ्रेंकली फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, इसको इनफॉर्मल कहते हैं। जैसे तुम का वर्ड हम यूज़ करते हैं और इसमें ईजिली हम अपना माइंड के जो मैसेज होते हैं, जो भी हमारे प्लानिंग्स होती हैं, कोई भी चीज़ होती है वो हम बड़े ईजिली अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर कर देते हैं, वो इनफॉर्मल में आ जाता है। क्योंकि इसमें हम कोई इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहे होते, अपने माइंड पे हैवी नहीं कर रहे होते कि हमने सोच समझ के बोला है। बट यहाँ पर जो फॉर्मल में बोला जाता है वो सोच समझ के बोला जाता है, आपकी लैंग्वेज के यूज़ किया जाता है, तमीज़ के साथ बोला जाता है, एक रूल के साथ, बिहेवियर के साथ बोला जाता है और अपना जो मैसेज है वो कन्वे किया जाता है। यहाँ पर इसको आगे देख लेते हैं। वट एवर द स्पेसिफिक टाइप हाउ एवर इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन इज़। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ कि जो ओरल प्रेजेंटेशन होती है वो कॉन्फ्रेंस टॉक भी हो सकती है, वो प्रपोजल की सूरत में भी हो सकती है, वो रिव्यू की सूरत में भी हो सकती है, रिपोर्ट टाइप सच एज डिज़ाइन है, ठीक है। ओरल प्रेजेंटेशन में ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है व्हाट एवर द स्पेसिफिक टाइप। अब इसकी जो स्पेसिफिक टाइप्स हैं वो क्या आ जाएगा? हाउ आर इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन इज केयरफुली प्लान विद योर ऑब्जेक्टिव इन माइंड। ये जो सी ओरल प्रेजेंटेशन है ये केयरफुली प्लान किया जाएगा योर ऑब्जेक्टिव इन माइंड में, पेज क्लोज इंटेंशन टू डिमांड्स ऑफ योर ऑडियंस। कि इसमें जो हम करेंगे ऑब्जेक्टिव है जो माइंड में हमारे जो से पेज हैं, क्लोज अटेंशन है हमारे जो से हमारे माइंड में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस लिहाज से होंगे कि हम केयरफुली प्लान करेंगे पहले इसको, ताकि जो हमारी ऑडियंस की डिमांड है उसको फुलफ़िल कर सकें और अटेंशन उनकी हासिल कर सकें। उसके बाद जो है रिटन डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर एंड ओरल प्रेजेंटेशन है। रिटन डॉक्यूमेंट्स में क्या आ जाता है? रिटन डॉक्यूमेंट में आ जाता है अनलिमिटेड ऑडियंस होती है ओवर टाइम एंड प्लेस, ठीक है। और ओरल प्रेजेंटेशन में ये होता है कि ऑडियंस जौन सी होती है वो लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड कैसे होगी ओरल प्रेजेंटेशन में? ओरल प्रेजेंटेशन में लिमिटेड इस तरह से होगी, अगर आप किसी मेज़ पर बैठकर या फिर कहीं ऑडिटोरियम में कहीं पर भी हैं तो वो ओरल प्रेजेंटेशन आपकी सुन रहे हैं, वहाँ पर लिमिट हो जाएगी, वहाँ पर लिमिटेड टाइम हो जाएगा और लिमिट प्लेस हो जाएगी और डिलीवरी ऑडियंस भी डिलीवरी हो जाएगी, जो डिलीवर कर रहे हैं आप ऑडियंस को चीज़ें वो लिमिट में आ जाएगी। बट रिटर्न में ये होगा कि आपने लिखा हुआ है वो अनलिमिटेड ऑडियंस होगी। अब आप जैसे पब्लिश कर देते हैं कोई चीज़ तो वो अनलिमिटेड हो जाती है, वो वहाँ पर ऑडियंस अनलिमिटेड आ जाती है। उसके बाद अगर हम देख लें यहाँ पर
नॉट डायरेक्ट ऑडियंस इंटरेक्शन, कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती क्योंकि ऑडियंस के साथ, क्योंकि वो रिटन डॉक्यूमेंट है। बट ओरल डॉक्यूमेंट में हाई लेवल ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन इज़ पॉसिबल। लेकिन ऑडियंस जो सी है हाई लेवल की इंटरेक्ट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो ओरल है। अब हमारी ओरल बातचीत जो हम किसी से सामने बैठ कर भी बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हम सामने वाले का इंटरेक्ट कर लें। फर्दर आप इसको पूरा रीड कर लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर मैंने लेंथी नहीं करना है और मेरी पूरी कोशिश है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हो जाए। इम्फेसिस ऑन टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के ऊपर होता है। इम्फेसिस ऑन विजुअल्स के ऊपर होता है। रीडर्स कंट्रोल पेस ऑफ प्रेजेंटेशंस होता है। यहाँ पर स्पीकर कंट्रोल स्पेस ऑफ प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्किल्स। जो सी इफेक्टिव, अब इफेक्ट जो कर रही है इफेक्टिव है, यहाँ पर मैं इसको साथ में हाईलाइट भी करती जा रही हूँ ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए। इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? असर अंदाज करना। अब हमारी बातचीत को जो असर अंदाज करिए, इफेक्ट से ही आपको पता चल रहा है इफेक्ट हो रहा है किसी चीज़ पर, ओरल कम्युनिकेशन पर। कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्किल्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर देख लेते हैं आउटलाइनिंग एंड प्लानिंग आ जाएगा इसमें। ठीक है, प्रिपरेशन, ओवरहेड्स और अदर प्ले डिस्प्ले मीडिया, यहाँ पर डिस्प्ले ओवरहेड्स आ जाएगा, डिस्प्ले मीडिया आ जाएगा, जहाँ पर हम करेंगे आउटलाइनिंग एंड प्लानिंग है। जो प्लान हम करेंगे, रिहर्सिंग करेंगे, जो यानी कि रिहर्सिंग में आप कह सकते हैं कोई चीज़ बनाने से पहले आप उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर डिलीवरी आ जाता है, पहुंचाना किसी को आ जाता है। उसके बाद देख लेते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का तो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि फॉर्मल क्या चीज़ होती है। फॉर्मल ये होता है, मैं दोबारा से भी आपको बता देती हूँ कि फॉर्मल अगर आप कहीं पर भी हैं और आप मैनर्स में बात कर रहे हैं तो वो फॉर्मल है। अब इनफॉर्मल ये है कि आप इजीली अपने फ्रेंड्स के साथ हर चीज़, आप हर बात अपने शेयर कर सकते हैं। oral report may be delivered around a small table with just a few listeners or in a large auditorium to hundred of people। जो एन oral report है वो मे भी डिलीवर हो सकती है अराउंड अ स्मॉल टेबल, एक छोटे मेज़ के इर्द गिर्द, विद जस्ट अ फ्यू लिसनर्स, कम जो सुनने वाले हैं, और लार्ज ऑडिटोरियम में ऑडिटोरियम टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल। लेकिन जब लार्ज ऑडिटोरियम में आप चले जाएंगे तो वहाँ पर हंड्रेड ऑफ पीपल्स होंगे। अब फॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स क्या है? फॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स ये होती है जो फॉर्मल आप करते हैं, आर यूजली प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस ऑफ प्रेजेंटेशन एंड आर देयर फॉर वेल रिहर्स्ड, जो पहले के रिहर्स होती है, प्लानिंग के साथ होती है। योर मैनर ऑफ डिलीवरी इज़ एक्सट्रीमली एंड इम्पॉर्टेंट इन अ फॉर्मल ओरल रिपोर्ट सिचुएशन। उसके बाद आप देख लेंगे फॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स में फॉलो एन आउटलाइन सिमिलर टू द पार्ट्स ऑफ एनी फॉर्मल रिटन रिपोर्ट। रिटन रिपोर्ट में हो सकती है, ये मे बी प्रेजेंटिंग टू एन ऑडियंस ऑफ वन पीयर्स और टू द इंटरेस्टेड जनरल और मिक्स ऑडियंस इन दी सेटिंग सच अ लार्ज ऑडिटोरियम और हॉल के। यहाँ पर जौन सी ऑडियंस है हमारी वो मिक्स भी हो सकती है और लार्ज ऑडिटोरियम भी यहाँ पर है। पीयर्स में जो होते हैं वो बराबर लोग होते हैं। पीयर्स का यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो दिया गया है वो बराबर के लोग हैं, जो बराबर के लोग हैं, को वर्कर्स हैं, उनके साथ यहाँ पर इसका मतलब है। उसके बाद आप देख लेते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या चीज़ है? इनफॉर्मल, अब जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आइडियाज़ जो उनसे होते हैं हम फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं। फ्री एक्सचेंज आइडियाज़ कैन बी इम्पॉर्टेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि आप देखें कि आप इनफॉर्मल क्या चीज़ है। इनफॉर्मल में जस्ट आप अपने जो उनसे आइडियाज़ हैं फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं। आर जनरली कैरेक्टराइज बाय स्मॉल ग्रुप सेटिंग। अच्छा, इनफॉर्मल जौन सा है मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि ये जहाँ यहाँ पर स्मॉल ग्रुप में सेटिंग में विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन, ये जौन सा है स्मॉल ग्रुप में आप इनफॉर्मल में आप शेयर कर देते हैं और हाई डिग्री ऑडियंस इंटरेक्शन, आपकी जौन सी ऑडियंस होते हैं वो हाई डिग्री में इंटरेक्शन हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर रिलैक्स्ड मैनर्स होते हैं, आपको रिलैक्स्ड होते हैं आप लोग, इतना ज़्यादा आपको यानी कि सोचना नहीं पड़ता बोलने से पहले। आप जैसे फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फ्रेंड्स के साथ आप हैं, आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है और आप रिलैक्स्ड मैनर्स के साथ। एंड ड्रेस भी आपका रिलैक्स्ड है, आप खुद भी रिलैक्स्ड है। आपने वेयर जो ड्रेस किया है वो भी एक ईजी वे में किया है और अपने फ्रेंड्स के साथ नॉर्मली जैसे आप बैठे हैं फ्री एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और
इजीली आप कन्वे कर रहे हैं अपनी बात। और ओरल प्रेजेंटेशन इज़ द प्रोफेशनल इन्वायरमेंट जनरली फॉल इनटू टू कैटेगरीज। अब ओरल प्रेजेंटेशन जौन सी है वो टू कैटेगरीज में शुमार होती है। अच्छा, इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग में होती है और परसुएसिव स्पीकिंग में होती है। इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग क्या है? अब इंफॉर्मेटिव, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से एमसीक्यूज बनकर आ जाते हैं। तो आप जब भी अपना लेक्चर्स आप रीड आउट करते हैं और समझते हैं, तो मेरा सब स्टूडेंट्स को एक ही मैसेज कन्वे होता है कि आप लोग खुद सेल्फ रीडिंग लाजमी किया करें, क्योंकि सेल्फ रीडिंग से आपको सेल्फ सेटिस्फिकेशन हो जाती है कि अच्छा हमने ये पढ़ा है तो हमें इतना कुछ आता है। ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं है लेक्चर, ना ही ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल है। आप इसको खुद से भी थोड़ा सा प्रिपेयर करें और खुद से भी सेल्फ रीडिंग लाजमी सब स्टूडेंट्स करें, ताकि आप लोग की कन्फ्यूजन क्लियर हो और आप लोग की सेल्फ सेटिस्फिकेशन हो, ताकि आप लोग आगे इसको पढ़ सकें। क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा बिज़नेस के हवाले से ज़्यादा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि बिज़नेस लेवल में जब आप जाते हैं तो फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज आप यूज़ नहीं करते हैं। इस बारे में इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बताया हुआ है, ताकि आप लोग आगे जब जॉब वगैरह के लिए जाएँ तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकूँ। इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग क्या है? अब इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग से ही आपको पता चल रहा है, अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इंफॉर्मेटिव है। यहाँ पर इंफॉर्मेटिव कोई इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है, कोई जो इंफॉर्म किया जा रहा है, जो भी बात है वो इंफॉर्मेशन के बारे में है। इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग हैज़ ऑडियंस लर्निंग एज इट्स प्राइमरी गोल। इंफॉर्मेटिव स्पीच में भी एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, जो सा इंफॉर्मेटिव स्पीच है वो में भी एक्सप्लेन कर रहा है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है आपको, यानी कि इंस्ट्रक्ट कर रहा है, आपको बता रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है यानी कि जाने की तरफ, ठीक है। और एन ऑडियंस डेमोस्ट्रेट अ प्रोसेस डिस्क्राइब्स एन इवेंट, या फिर किसी तकरीब के बारे में आपको बताया जा रहा है। स्पीकिंग जो सी है होती है वो इंफॉर्मेटिव हो सकती है। अच्छा, इसके इंफॉर्मेटिव स्पीच में टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। अब जो से इंफॉर्मेटिव स्पीच है वो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ले जाते हैं। जिस तरह से अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप रिपोर्ट है, ऑरल ब्रीफिंग है, पैनल डिस्कशन है। पैनल डिस्कशन मतलब ग्रुप डिस्कशन होती है। ऑरल क्रिटिक्यू है, यानी कि ज़ुबानी तनकीद को कहते हैं ऑरल क्रिटिक्यू। और परसुएसिव स्पीकिंग क्या चीज़ है? परसुएसिव स्पीकिंग हम कहते हैं जिस तरह से किसी को अपनी तरफ कायल करना। इस परसुएसिव का मतलब होता है कायल करना अपनी तरफ। आपने अब कोई बात की, अब यहाँ से पहले हम इसको रीड आउट करते हैं। परसुएसिव स्पीकिंग इज यूज टू इन्फ्लुएंस व्हाट एन ऑडियंस थिंक्स और डज। सम ऑफ द गोल्स परसुएसिव स्पीकिंग इंक्लूड। यहाँ पर इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि यहाँ पर जो ये इंक्लूड कर रहे हैं, बट परसुएसिव स्पीकिंग को मैं आपको कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर करवाऊंगी कि कायल करना। अब आपने कोई बात की है, कोई स्पीक किया है, कुछ बोला है, आप चाहते हैं कि सामने वाली जो ऑडियंस है वो जो सोच रही है, जो समझ रही है, जो कर रही है, उसका जो असर है वो आपने जो बोला है उसमें कायल हो जाए। ऑडियंस जो है वो आपकी कही हुए बात में कायल हो जाए, आपकी बात मानने पर मोटिवेट हो जाए, ठीक है। आपने जो कहा है, आप जिस तरह से बताना चाह रहे हैं सामने वाले पर्सन को, ऑडियंस को अपनी तरफ आप उसको कायल कर लें। परसुएसिव का मतलब ये होता है, परसुएसिव स्पीकिंग का मतलब ये होगा कि आपने जो बात कही है, जो आप बोल रहे हैं, आप सामने वाली ऑडियंस को, सामने वाले जो पर्सन बैठे हैं उनको अपनी तरफ कायल कर लें। सम ऑफ द गोल्स परसुएसिव स्पीकिंग इंक्लूड। जो से अब गोल्स होते हैं, जो से इसमें रखे जाते हैं, वो इसमें है, देखें, टू रेनफोर्स द एटीट्यूड्स बिलीव्स एंड वैल्यूज़ एंड ऑडियंस ऑलरेडी होल्ड्स। जब रेनफोर्स द एटीट्यूड, जो से आपके एटीट्यूड्स हैं, बिलीव्स हैं, अकायद हैं, वैल्यूज़ हैं, ऑडियंस ऑलरेडी होल्ड्स, और ऑलरेडी होल्ड्स किए हुए हैं ऑडियंस, टू इनोकुलेट एन ऑडियंस अगेंस्ट काउंटर परसुएशन, टू चेंज एटीट्यूड्स, के उनकी जो से ऑडियंस के एटीट्यूड्स हैं उनको चेंज कर जाए। आपने जो बोला है उनके सामने वाले के एटीट्यूड्स को चेंज कर जाए। टू मोटिवेट एन ऑडियंस टू एक्ट, मोटिवेट कर दे आपका बोलना सामने वाले ऑडियंस के एक्ट को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिलीवरी मेथड। अब डिलीवरी मेथड क्या है? There are at least 4 methods of making an oral presentation. अब जो से oral presentation है ना, उसकी 4 जो से मेथड मेकिंग oral presentation के 4 इसके प्रेजेंटेशन के डिलीवरी मेथड्स जो से हैं वो 4 हैं, ठीक है। एक्सटेम्पोर है, उसके बाद है इम्प्रॉम्प्टू, और उसके बाद मेमोराइजेशन, रीडिंग।
ये चारों ही इम्पोर्टेंट है। और फर्दर इन्होंने यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशंस इनकी दी हुई है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। यहाँ पर इन्होंने जस्ट ऊपर से जस्ट हेडिंग ही इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद हम देख लेते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर जो होता है वो होता है द एक्सटेम्पोर मेथड इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट एफर्ट बट रिजल्ट्स, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट भी साथ साथ करती जाती हूँ, बट रिजल्ट्स इन अ डिग्री ऑफ क्वालिटी दैट टेल्स योर ऑडियंस दैट यू केयर अबाउट दैम। जो एक्सटेम्पोर होता है वो यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। इन दिस मेथड ऑफ डिलीवरी दैट द थॉट इज प्लान बिफोर स्टार्टिंग टू स्पीक। जो प्लान किया जाता है वो बिफोर प्लान होता है स्टार्टिंग टू स्पीक, बगैर बोलने से पहले इसको प्लान किया जाता है। और ऑडियंस जो सी आपकी होती है ना, योर ऑडियंस टेल्स योर ऑडियंस, जो आप ऑडियंस को टेल्स कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो ये होता है डेट यू केयर अबाउट देम, कि आप उनकी केयर कर रहे हैं। ठीक है, जो आप रिजल्ट उनको दे रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आप एक एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट होता है, एक निशान होता है एफर्ट का जो इन्वॉल्व करता है इस मेथड में, इस क्वालिटी में, जो बताता है ऑडियंस को कि आप उनकी केयर कर रहे हैं। अगर आपने कोई चीज़ की मेहनत की है तो वो ऑडियंस को ये चीज़ शो करवाती है, दिखाती है कि आपने जो प्लान किया है बिफोर स्पीकिंग के, तो आप ऑडियंस की केयर कर रहे हैं इस चीज़ में। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं इम्प्रॉम्प्टू क्या है। ये इसको कहा जाता है विदाउट एडवांस प्रिपरेशन, क्या आपने बगैर एडवांस प्रिपरेशन के दी इम्प्रॉम्प्टू, एक मिनट में इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, दी इम्प्रॉम्प्टू स्पीच इज़ गिवन विदाउट एनी एडवांस प्रिपरेशन। यहाँ पर एडवांस प्रिपरेशन नहीं की जाती है, बिना एडवांस प्रिपरेशन के आप जो बोल रहे हैं, एनी नोट्स हैं और अदर और एडिशनल मटेरियल्स, कोई आपके पास एडिशनल मटेरियल्स नहीं है, आपने एडवांस प्रिपरेशन नहीं की, विदाउट एनी एडवांस प्रिपरेशन, आप बिना एडवांस प्रिपरेशन के ही आप पढ़ाना शुरू कर दें किसी को, या बताना शुरू कर दें किसी चीज़ के बारे में, आपको बस नॉलेज है और आप बता रहे हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो ये इम्प्रॉम्प्टू में स्पीच में ये इंक्लूड होगा। इट इज़ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू द टॉपिक एंड हैंड विच मे बी इंट्रोड्यूस एंड इंटरेस्टिंग टर्न टू द डिस्कशन। अच्छा, ये जौन से इंट्रोड्यूस कर देगा, ये मे बी हैंड जौन सा है, आप बोल रहे हैं, आप बिना प्लान के आप बोल रहे हैं ना, बिना प्रिपरेशन के बोल रहे हैं, एडवांस प्रिपरेशन के बोल रहे हैं, तो ये मे बी आपके नोट्स के बगैर, आप मटेरियल के बगैर बोल रहे हैं, तो ये इंट्रोड्यूस कर देगा एंड इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्ट में टर्न टू द डिस्कशन, ये डिस्कशन को आपकी एक इंटरेस्टिंग मैनर में चेंज कर देगा। अच्छा, मेमोराइजेशन क्या है? यहाँ पर मेमोराइजेशन होता है याद करना, किसी चीज़ को मेमोराइज कर लेना। अ मेमोराइज्ड स्पीच इज़ अ स्पीच दैट इज़ रिसाइटेड, कि आप पढ़ कर सुना रहे हैं, जो आप स्पीच दैट इज़ रिसाइटेड, तिलावत कर रहे हैं फ्रॉम मेमोरी, अपनी मेमोरी से, रेदर दैन रीड फ्रॉम क्यू कार्ड और यूजिंग द असिस्ट ऑफ नोट्स। दिस मेथड ऑफ स्पीच डिलीवरी डज नॉट कम एज हाईली रिकमेंडेड और अदर मेथड्स। ठीक है, यहाँ पर जो है आप अपनी मेमोरी से स्पीच कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताती चलूँ कि जो चीज़ यहाँ पर MCQs में भी आता है, तो ये वो लाइन है कि मेमोराइजेशन मेथड जौन सा होता है वो रिस्की होता है, क्योंकि आप मेमोराइजेशन में आपने कोई चीज़ रटा मार ली है, ठीक है, आप मेमोराइज़ कर लिया है आपने कुछ, ठीक है, और उसके बाद आप ऑडियंस के सामने चले गए हैं, बाय चांस आपकी किस्मत ख़राब हो गई है, जैसे कह सकते हैं सितारे गर्दिश में आ जाना, तो आपने मेमोराइज़ तो कर लिया है उसको, लेकिन आपकी जौन सी जो आप ऑडियंस है, आप घबराहट होगी आपको कोई चीज़ देखकर, इतने सारे लोग देखकर, लेकिन ये रिस्की है मेमोराइज़ करना, क्योंकि आप भूल सकते हैं। आप सामने गए ऑडियंस के, आप भूल गए, आपने क्या बोला, आपने क्या याद किया, आप भूल चुके हैं, तो ये रिस्की है। ये MCQs में भी आता है, दी मेमोराइजेशन मेथड इज़ रिस्की, ये रिस्की है। तो इससे थोड़ा, यानी कि उससे निस्बत ये अच्छा है कि आपको कोई चीज़ आती हो, रट्टे से अच्छा है कोई चीज़ आप समझ कर बोलें, समझ कर बताएं, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं रीडिंग। अब रीडिंग क्या है? यहाँ पर रीडिंग ये होगा कि आप कोई चीज़ देखकर पढ़ रहे हैं। दी ड्रॉबैक ऑफ रीडिंग इज़ डैट व्हेन यू रीड योर स्पीच यू आर कम्युनिकेटिंग विद द टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ द ऑडियंस। क्या आप जो सी ऑडियंस है उसके सामने आप, ड्रॉबैक है, आपके पास चीज़ें हैं, आप वहाँ से देखकर पढ़ रहे हैं। नॉइज स्पीकिंग ऑफन बिलीव्स दैट if they memorize their speeches by reading them over and over word for word, क्या आप वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं, मेमोराइज जो स्पीच है वो पढ़ रहे हैं। डज नॉट वर्क, इट इज़ अ ग्रेट आइडिया बट इट जस्ट डज नॉट वर्क,
कि ये ग्रेट आइडिया है कि आप देख कर पढ़ रहे हैं कोई चीज़, लेकिन ये इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है. इफ़ यू प्रैक्टिस बाय रीडिंग फ्रॉम अ रिटन manuscript, you will become more devoted to the paper that it will be virtually impossible to break away from it. You also lose most of the expensive and engaging body language that speeches work in the first place. इससे आप ये हो सकता है कि आप अपना रुतबा खो दें. ठीक है, आप बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी अच्छी स्पीचेस में वर्क नहीं कर रही फर्स्ट प्लेस में. यू आल्सो लॉस मस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस एंड इंगेजिंग बॉडी लैंग्वेज कि आप अपना जो तासुब है वो खो सकते हैं इससे. ठीक है, रीडिंग करने से आप यानी कि ऑडियंस सामने है और आप उसको जस्ट पढ़ कर सुना रहे हैं. प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन. अब इसमें क्या है, प्रिपरेशन जो कर रहे हैं प्रेजेंटेशन को देने के लिए. इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ डिलीवरी द प्रेजेंटेशन मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन. अब इसमें जो हो जाता है, जैसे हमने कॉलेज में भी प्रिपरेशन की होगी पहले कोई प्रेजेंटेशन देने से पहले. ठीक है, अब हम नॉलेज होता है हमें, इसमें हम एग्ज़ाम देख लेते हैं, नॉलेज होता है हम ऑडियंस का, नॉलेज होता है हमें सब्जेक्ट का, हमें पता होता है किस सब्जेक्ट पर हम बोल रहे हैं. यूज़ ऑफ द टाइम हमें पता है हमने कितना टाइम लेना है, हम रिहर्सल कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ की. पर्सनल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग कर रहे हैं, हमें पता है जैसे कि हमने कॉलेज वगैरह में हमने रिहर्सल वगैरह करते हैं. जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने की होगी एक कॉलेज में ऑडिटोरियम में, हम जैसे भी कोई ड्रामा वगैरह प्ले करते हैं तो उसमें प्रेजेंटेशन जो हम देते हैं उसकी पहले प्रिपरेशन करते हैं, रिहर्सल करते हैं. यूज़ ऑफ द टाइम होता है, नॉलेज ऑफ द ऑडियंस होता है, हमें पता होता है हमें देखने वाले लोग कौन से हैं. यहाँ पर आ जाता है नॉलेज ऑफ द ऑडियंस. अब फर्दर इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल हैं. आप जस्ट इनको रीड आउट भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका क्लियर हो जाएगा. इतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है. उसके बाद आप देख लें वॉइस. हाउ यू से इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वट यू से, कि आपकी वॉइस जो है कि आप क्या कह रहे हैं और किस तरह से आप कह रहे हैं. व्हाट यू से, आपने क्या कहा है. बॉडी लैंग्वेज है आपकी. ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपीयरेंस, आ जाता है फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा बॉडी लैंग्वेज में क्या आ जाता है. सब्जेक्ट इज़ इट्स ऑन राइट एंड समथिंग about which much has been written and said. In instance, your body movement express what your attitudes and through rely are. कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आपके एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, आपकी एटीट्यूड्स क्या हैं, किस पर रिलाई कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद अपीयरेंस आपका मौजूदगी जो सी है. फर्स्ट इंप्रेशन इन्फ्लुएंस द ऑडियंस एटीट्यूड्स टू यू. ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द ओकेजन की जो सी अपीयरेंस है. अब जो सी आपकी अपीयरेंस है तो आपने अपने ड्रेस पे जैसे हम बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन जो सा हमारा होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन जो इन्फ्लुएंस ऑडियंस पर होता है वो होता है ड्रेस का ओकेजन के लिए कि कौन सा आपने ड्रेस आपने वेयर किया है. अच्छा, प्रिपरेशन आ जाती है. इसके बाद प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द टॉक केयरफुली एंड लॉजिकली जस्ट एज यू वुड फॉर अ रिटन रिपोर्ट. कीप इन द माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉक, द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉक. अब जौन से आपने प्रिपरेशन करनी है वो प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है. ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास बोलने के लिए और मेन पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास बोलने के लिए कि आप क्या बोल रहे हैं. अब मेकिंग द प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन आप बोल रहे हैं, अब आप सामने किसी के ऑडियंस के चले जाते हैं तो अब आप क्या बोल रहे हैं. ग्रेट द ऑडियंस, ग्रीट द ऑडियंस. फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग, आप जैसे ही ऑडियंस के सामने गए तो आपने क्या बोला है, गुड मॉर्निंग लेडीज़, हेलो जेंटलमैन. आप इस तरह से बात करेंगे ना. एंड टेल दैम हु यू आर, आपने उनको बताना है कि आप कौन हैं. गुड प्रेजेंटेशन देन फॉलो दिस फार्मूला, के गुड प्रेजेंटेशन का ये फॉलो ये फार्मूला है. टेल द ऑडियंस व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम. सबसे पहले तो आपने ऑडियंस को बताना है कि आप उनको क्या बताने वाले हैं. एट द एंड, और आखिर में टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम, और आखिर में आपने उनको बताना है कि आपने उनको क्या बताया है. अगर आपके पास कीप टू दी टाइम अलाउड, अगर आपके पास इतना टाइम है. इफ़ यू कैन कीप इट शॉर्ट, आप इसको शॉर्टली बताएं. इट इज़ बेटर टू अंडर रन दी देन ओवर रन. एज अ रूल ऑफ थम अलाउ 2 minutes ऑफ, यानी कि आपने हर चीज़ को देखना है. ऑडियंस को पहले ही अंदर एंटर हुए तो उनको हेलो एंड गुड मॉर्निंग बोलना है. उसके बाद आपने जो बोला है उसके बारे में आपने बताना है कि आपने क्या बोला है, उस क्या बताने वाले हैं. पहले आपने ये बताना है, उसके बाद आपने जो बोला है उसके बाद आपने ये बताना है कि आपने क्या बोला है. उसके बाद आपने अलाउ करना है. ठीक है, रूल्स बनाते हैं 2 minutes के लिए. उनको जाने से पहले थोड़े से रूल्स बना लेने हैं आपने. ठीक है, कि आपने क्या बोला है उनको बोलने की भी इजाज़त दी जाए. ठीक है. अच्छा, डिलीवरी गाइडलाइंस में हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. आपने पूरा लेक्चर क्योंकि पहले ही काफ़ी लेंथी हो चुका है तो आपने
इसको खुद भी रीड आउट कर लेना है। अब आपने डिलीवरी गाइडलाइंस में क्या है, अब आप शॉर्टली इसमें मैं बताऊंगी। स्पीक क्लियरली, आपने स्पीक जो आप बोल रहे हैं उसको क्लियरली बोलना है कि आप कन्फ्यूजन ना हो कि आप क्या आप बोल रहे हैं। डू नॉट शाउट, आपने शाउट नहीं करना है, आपने चीखा चलाना नहीं है। और विस्पर, और विस्पर को वैसे मैं खुसर फुसर कहती हूँ, यानी कि सरगोशी को कहा जाता है। सरगोशी नहीं करनी है आपने। जज दी acoustics of the room, do not rush or टाल दी डिसबिलिटी स्लो, ठीक है, आपने रश नहीं करना है। उसके बाद आप देख लें, यूज़ योर हैंड्स टू एम्फेसिस पॉइंट्स बट डू नॉट इंक्लूड इन टू मच हैंड वेविंग, क्या आपने जो से हैंड्स हैं वो एम्फेसिस पॉइंट्स पर, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहीं पर आपने अपना हाथ रेस करना है, बट बहुत ज़्यादा वेव्स नहीं करना, बहुत ज़्यादा अपने हाथों को आपने हिलाना नहीं है, ठीक है। अवॉइड मूविंग अबाउट टू मच, क्या आपने अवॉइड करना है टू मच, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आप किसी स्टेज पर हैं, कहीं पर भी हैं, तो आप अब बोल रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा उसको मूवमेंट नहीं देनी है, अपनी मूविंग ज़्यादा नहीं करनी है। कीप एन आई टू ऑन द ऑडियंस बॉडी लैंग्वेज, आपने जो सी आंखें हैं वो ऑडियंस की तरफ रखनी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर रखना है, ठीक है। और ये चीज़ें आप लोग को काम देंगी अपने जॉब में, अपनी चीज़ों में, अगर आप इसको वैसे भी अपनी ज़िंदगी में भी रिलाई करें तो, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग की इधर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जो चीज़ आपको अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। बाकी आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसको रीड लाजमी करना है, खुद सेल्फ स्टडी लाजमी करनी है, ताकि आपकी सेटिस्फिकेशन हो सके कि आपने जो पढ़ा है, जो आपने समझा है, वो आपका क्लियर हो चुका है। जब तक आप खुद सेल्फ रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी इंग्लिश बेटर नहीं होगी। तो आपने, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।